गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है कि जब जनता बगावत करती है, कि जब जनता बगावत करती है सन 1857 और 1857 के बाद। तो ये जो देखो इस मानचित्र में हमने इस पिछली क्लास में देखा था कि कंपनी किस प्रकार से वापस अपना पलटवार करती है और एक एक करके वापस जो अपने खोए हुए जो क्षेत्र थे उनको कंपनी वापस यानी उस पर अपना अधिकार कर लेती है। लेकिन अब कंपनी को ये दोबारा से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसने अपने नियम अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। अब कहने का मतलब देखो ये जो मानचित्र दिख रहा है उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लाल लाल जो निशान दे रखे हैं जैसे दिल्ली है, ठीक है, ये यानी आपके विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं। दिल्ली, मेरठ, बरेली, ठीक है, इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, ये सब क्या हैं यानी विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा विद्रोह के अन्य केंद्र भी हैं, देखो बहुत से अन्य केंद्र हैं जैसे सहारनपुर यूपी में ही है ये, ठीक है, और रोहतक के बुलंदशहर, अलीगढ़, इसके अलावा मुरादाबाद। इधर बात करें तो यानी जालंधर, फिलौर, फिरोजपुर, लाहौर, सियालकोट, ठीक है, फतेहगढ़, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, नवाबजंग, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, दीनापुर, बनारस, नौगंग, नागौर, सागर, ये मध्य प्रदेश का इलाका गया, सागर, जबलपुर, ठीक है, महू, नीमच, नसीराबाद, ठीक है, ये सब कहने का मतलब ये नसीराबाद आपका यानी राजस्थान इधर आ गया। तो ये विद्रोह के प्रमुख मुख्य केंद्र थे और विद्रोह के अन्य केंद्र थे। उत्तरी भारत में ही ये सब उत्तरी भारत का यानी विद्रोह का इस मानचित्र से हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने देखो ये कहने का मतलब कि अगर इसको दोबारा से हम देखें कि विद्रोह के बाद के साल तो अंग्रेजों को यानी अपने यानी कुछ नियम चेंज करने पड़े। यानी अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक 1858 में एक नया कानून पारित किया। क्या किया? एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अब किसके हाथ में आ गए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गए, ठीक है, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, क्योंकि अब कंपनी के बस की बात नहीं थी। तो कंपनी ने अपने सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए? यानी ब्रिटिश साम्राज्य को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, भारत मंत्री के रूप में, ठीक है। इसके अलावा उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को, अब जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पद समाप्त कर दिया गया और उसे अब वायसराय, क्या कहने जाने लगे? वायसराय। और उस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय गवर्नर जनरल थे यानी लॉर्ड कैनिंग, और यानी 1856 यानी जो 56 और 57 उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। जब क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। तो पहले जो वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बनाया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। किसको? यानी उस गवर्नर जनरल को, जो उसको यानी गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया कि इंग्लैंड का जो राजा या जो रानी है उसका वो प्रतिनिधि रहेगा, यानी वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट उन्होंने जो परिवर्तन किया वो था कि देश के सभी शासकों, देश के जितने भी जो सभी शासक थे, देसी शासक थे, देसी यानी हर रियासत के जो शासक थे उनको ये भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र में कब्जा नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र, अगर उनके कोई संतान नहीं है, पुरुष संतान नहीं है, तो वह किसी दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं। तो दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई।
लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया क्या कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। यानी भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपना शासन चला सकते हैं। तीसरा बदलाव किया कि सेना में जो भारतीय सिपाहियों का अनुपात जो पहले ज़्यादा हुआ करता था, समझ गए, 1857 से पहले भारतीय सिपाहियों का अनुपात यानी ब्रिटिश सेना में, कंपनी की सेना में ज़्यादा हुआ करता था, अब उस अनुपात को कम कर दिया, ठीक है। और यूरोपीय सिपाहियों को यानी संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि यही अवध था, बिहार, मध्य भारत, यही तो क्रांति के सेंटर थे, समझ गए। तो इसलिए वहाँ से सैनिक कम लिए जाएंगे, ज़्यादा सेना में किसको लिया जाएगा, गोरखाओं को, सिखों को और यानी पठानों को। अगर बात करते हैं चौथा जो परिवर्तन किया गया, उसमें मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये सारी की सारी जो षड्यंत्र, ये जो विद्रोह हुआ है, ये मुसलमानों के यानी भरोसे ही हुआ है, मुसलमानों के कारण हुआ है। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा जो परिवर्तन किया इन्होंने, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। छठा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये इस मानचित्र से हम समझ चुके थे कि कौन कौन से प्रमुख उत्तरी भारत के विद्रोह के केंद्र थे। अब देखो खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी, ठीक है, यानी खुर्दा संग्राम। ये देखो 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में यानी 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की उपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष यानी निर्मित यानी बनने लगा था, समझ गए। खुर्दा जो कि उड़ीसा, कहाँ पर है, उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। खुर्दा कहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक है, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। वहाँ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, किसकी शुरुआत में, 19वीं सदी की शुरुआत में ही यानी 105 गढ़ों जिनमें से 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 105 गढ़ थे जिनमें 60 तो बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। जब एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था ये, इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनों का तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव यानी जो द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच इस जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख संबंधी जितने भी जो अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशुरा कर लिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे के लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर मराठों के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों यानी को लागू करने का प्रयास किया।
इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके जो राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा के दमनकारी यानी विदेशी शासन ने एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संहार का प्रशस्त किया। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लाने की नीति अपनाई, खुर्दा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, यानी पूर्व सैनिकों को क्या जानता था, पाइक, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इसी नीति की भयावता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों में और बढ़ गई और इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व में क्या हो रही थी, वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर होती, क्योंकि वहाँ पर ओडिशा तट पे है तो वहाँ पर कई प्रकार के चक्रवाती तूफान वगैरह आते रहते हैं। बाकायदा यानी बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को यानी बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित जो यानी ध्यान देना कि खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु, इसका क्या नाम था, जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवन राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक था। व्यवहारिक रूप से वह एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने यानी खुर्दा के लोगों से स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ यानी जुड़ गई थी, वे थी कौन सी, कि अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करना, नंबर 2 इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, तीसरा खाद्य सामग्री की कीमतों में यानी अभूतपूर्व वृद्धि करना तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के जितने भी जो पारंपरिक के रूप में नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। यानी स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त यानी असंवेदनशील और भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हुई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए और शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। कहने का मतलब ये केस स्टडी खुर्दा संग्राम 1857 से पहले का 1817 में उड़ा, जो उड़ीसा के तट पर हुआ। अगर हम बात करते हैं उत्साह से भरपूर, देखो ध्यान देना कि उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। ठीक है, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक यानी देखो, एक कर मत दो यानी कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया। जगन्नाथपुरी है ना, पुरी उड़ीसा में, और मुकुंद देव को उनकी झिझक के बावजूद भी राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर में के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर यानी समर्थन
प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलता हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ, कौन सा लॉ, मार्शल लागू कर दिया। जल्दी ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हीं के पुत्र सहित कटक में कारावास में दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र ब्रह्मवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ यानी संघर्ष उड़ीसा के दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में भी ये फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा और बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्यवाही चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक यानी क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग यानी क्या कर लिया, अपने काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने यानी राजा यानी कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। 1817 से लेकर यानी 1825 तक यानी इसको जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निकाल दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव को स्वतंत्र कर पूरी जाने का दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख भी यानी का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में कह सकते हैं कि ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध यह पहला लोकप्रिय एक सशस्त्र यानी संग्राम था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे हम कम कहेंगे कि पाइक विद्रोह कहना भी कमतर आंकना होगा। अब देखो, परम शांति के लिए यानी परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर देखो, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैल रहा था, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैल रहा था तो उस समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? ताइपिंग विद्रोह। अगर बात की जाए तो होंग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था। देखो, होंग जिक्वांग, ठीक है, उसने अपना धर्म चेंज कर लिया और ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थी। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, ठीक है, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, जहां यानी अफीम, तंबाकू, शराब का सेवन और वेश्यावृत्ति और गुलामी पर क्या होगी? पाबंदी होगी। चीन में तैनात यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग यानी QING क्विंग, ठीक है, साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। यानी ये ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए, यानी देखो, ये परम शांति के लिए ये एक युद्ध हुआ था। कहां पर? चीन में। जब भारत में 1857 का संग्राम चल रहा था उस समय की ये बात है। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि ये अपना पाठ यहीं समाप्त होता है। जब जनता बगावत करती है 1857 और 1857 के बाद में, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, यानी वो क्वेश्चंस हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजी सेना से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि उसके दूतक पुत्र को यानी राजा घोषित किया जाए, यही तो मांग की थी। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हित में रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको जो भी ईसाई धर्म अपनाता है
वो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से यानी उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था? क्योंकि नए कारतूसों पर यानी सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ लेप चढ़ा हुआ था, जिसका प्रयोग करने से पहले उनको अपने दांतों से काटना पड़ता था। तो ये चीज़ें सभी आपके इस जितने अगर आपने ये जो क्लासें अगर ध्यानपूर्वक ली हैं तो सारे के सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? जेल में बिताए। 1862 तक 59 के बाद उनको यानी 1857 के बाद उनको कहाँ डाल दिया गया? बर्मा की जेल में। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि 5 मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों ने आत्मविश्वास की क्या कारण थी? ठीक है, 5 मई 1857 से पहले। ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह के समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? उनको ये से लगा, उनको एक नया बल मिल गया। ठीक है, यानी जनता में एक नया उत्साह और जनता विद्रोहियों के साथ हो गई थी। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? भूस्वामी उनको ये बोला कि आप पर किसी भी प्रकार का यानी अगर आपने किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की तो आपकी जागीरें वापस लौटा दी जाएंगी और आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? उन्होंने अपनी 5 नीतियां मिली जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यानी ये अब यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें एक नए चैप्टर के साथ इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।